हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। और दोस्तों, जैसे कि हम लोग दिवाली के अंदर में रिवीजन कर रहे हैं, दिवाली के साथ साथ हम लोग जो है रिवाइज कर रहे हैं अपने टॉपिक्स को। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं रिवीजन सेशन लेकर आया हूं आप सब लोगों के लिए। आप जिस चैनल पे दोस्तों, उस चैनल का नाम है लेट्स क्रैक सी एग्जामिनेशंस, राइट गाइस। तो लेट्स क्रैक सी एग्जाम जो आपका मोटो है और आप क्लियर करना चाहते हो, आपका अटेम्प्ट अगर दिसंबर 2020 का है या फिर मई 2021 का है, या फिर आप दिसंबर 2020 नहीं दे रहे हैं, फरवरी 2021 दे रहे हैं, दोनों के लिए, तीनों के लिए जो है ये रिवीजन जो है वैलिड रहेगी पूरी तरह से। आपको जो है कौसी कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, राइट। तो जितने भी लोग जो रेगुलर क्लासेस के अंदर में नहीं है, मे बी उनको इतना फायदेमंद ये क्लास नहीं रहेगी। जो उन्होंने रेगुलर क्लासेस किया है उनके लिए काफी अच्छा क्लास रहेगा, राइट। सो हम लोग आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं लेट्स क्रैक सी एग्जाम यूट्यूब चैनल के अंदर में या फिर अन अकेडमी के अंदर में। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, the quality content and the great learning experience what you are be having from last 5 months into this channel and obviously at an academy। आप में से कई सारे लोग जो है अन अकेडमी में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जो है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लाखों लोगों ने इसको अभी तक डाउनलोड कर लिया है। और दोस्तों, ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया में एट अ टाइम सबसे ज्यादा बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं उसका नाम है अन अकेडमी, और विद द टॉप एजुकेटर्स, यानी कि इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, आपको जो है ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और दोस्तों, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप का लेना है सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन आपको लेना है ताकि आप इसके फुल एडवांटेजेस ले सके। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से आपको क्या क्या मिलने वाला है। So the first and the foremost thing is you are going to get the daily live classes। जी हाँ दोस्तों, डेली लाइव क्लासेस आपको मिल सकती है। जैसे फेस टू फेस क्लास के अंदर में जब बचपन में आप लोग बैठते थे, उसी तरह से आप लोग एजुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस टॉपिक जो भी चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है उसके अंदर में। यू कैन आस्क योर डाउट्स, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट उसके अंदर में डाल सकते हो, राइट। बहुत ही तेजी से आप सवाल पूछ सकते हो। फेस टू फेस क्लासेस के अंदर में सबसे आखिरी में बच्चा बैठा है, वो बेचारा सवाल एक तो पूछने में जो है सक्षम नहीं है, उसको डर लगता है। कई बार ऐसा होता है कि भैया वो सवाल पूछता है लेकिन टीचर तक पहुंचता नहीं है, उसमें और प्रॉब्लम, स्पॉन्टेनियस नहीं रहता वो चीज़। देखिए, ये पूरा स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पर आंसर्स भी आप पोल कर सकते हो जो कि आपको नॉर्मल क्लासेस के अंदर में नहीं मिलता है। सिर्फ वो केबीसी भी मिलता है, बाजू में रखा हुआ रहता है ABCD टिक कर दो करके, राइट। सो ये सब आपको मिलता है। यू गेट द प्लस कोर्सेज ऑल्सो। प्लस कोर्सेज मेरे भी है, लगभग 5 प्लस कोर्सेज अभी तक मैं वहां पर डाल चुका हूँ। दे आर 5 कोर्सेज, राइट। एंड आप देखेंगे उसके अंदर में आप अपने एग्जाम के हिसाब से जो है प्रिपरेशन वहां पे कर सकते हैं। यू कैन इवन हैव द मॉक टेस्ट, अपने परफॉर्मेंस को आप लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है बेटा। लाइव क्लासेस में तो आप आ ही सकते हो, ये लाइव जो है बाद में रिकॉर्डेड भी हो जाती है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाती है। अनलिमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है आप हर तरह की क्लास देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। स्पीड कम करके, स्पीड ज्यादा करके, हर चीज आप लोग देख सकते हैं अन अकेडमी पर, राइट। सो इसके पहले कि मैं प्लान्स बताऊं आप लोगों को, ठीक है, प्लान्स बताऊं उसके पहले मैं अपने प्लान्स, जैसे कि आपके पास में बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल है। 1 महीने से लेकर जो है आप देखेंगे काफ़ी सारे महीने के जो है प्लान्स अवेलेबल है। 24 मंथ्स तक के आपको प्लान्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, राइट। तो जस्ट लेट मी शो यू द प्लान्स, ठीक है। ये आपको वैसे तो काफ़ी सारे टीचर्स ने पहले ही बताया होगा कि व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लान्स वी हैव, राइट। सो अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर आप 1 महीने से लेकर 24 मंथ्स तक के प्लान्स यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। एंड सबसे बेस्ट प्लान रहता है जो मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, और वो रहेगा दोस्तों दैट इज 24 मंथ्स प्लान, राइट। बट इसमें कुछ एडवांटेजेस है जो शायद आपको पूरी तरह से पता नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप देखो बेटा, 12 मंथ्स का प्लान आप लेते हैं तो इट्स 15,750 रुपीज, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भी बंदिश नहीं डाल रहा हूँ आपके ऊपर, मैं आप तो 1 महीने का प्लान ले सकते हैं। 1 महीने का प्लान आपको पड़ता है 3150 रुपये। लेकिन देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स लेते हैं बेटा 12 महीने का प्लान, लेकिन उस 12 महीने के अंदर में 3150 आप ऐड कर देते हैं तो इट कम्स 24 मंथ्स प्लान, यानी कि 18,900।
एंड ऑब्वियसली आप कोई ना कोई यो कोड यूज करेंगे, तो PINKESH कोड है, उसको आप यूज कर सकते हैं। किसी भी कोड में आपको 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। सो ऐसे ही मेरा कोड आप इस्तेमाल कीजिए। और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे, वो लोग आपसे कहेंगे कि उनका कोड इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपको टीचर पसंद है उसका कोड इस्तेमाल कीजिए। मेरा पसंद है, मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए, तो भी मैं अब जान पाऊंगा कि बच्चा जो है मेरे से इन्फ्लुएंस हुआ, मेरी बात माना, तो हमेशा ध्यान में रहता है, राइट। लेकिन हम सभी बच्चों के लिए जो है क्लासेस बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उनका कोड इस्तेमाल किया है तो हम आपको जो है अटेंशन नहीं दे रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये सबसे बेस्ट बात इसके अंदर में जो मुझे फील होती है वो ये कि ये दोनों चीज़ें, यानी कि आप 24 मंथ्स जो है लेते हैं, तो ये दो चीज़ों के लिए, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फाउंडेशन, इट इज़ ऑल्सो फॉर द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के लिए भी आपको है, यानी कि जहाँ पर आपको लाखों में फीस चुकानी पड़ती है, लिटरली लाखों में, 1 लाख से ऊपर तो आराम से चले जाता है, 2 लाख चले जाता है बेटा। तो 2 लाख प्लस हॉस्टल का खर्चा, सब कुछ आप बचा सकते हो अगर आप अनअकैडमी का ये प्लान ज्वाइन करते हो 18,900 रुपीज़ के अंदर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो आई एम CA पिंकेश टकरानी, BCom FCA डीसा, और इसके अलावा पिछले 8 सालों से मैं 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ फाउंडेशन इंटर लेवल पर। फाइनल भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मैंने फोकस अभी तक फिलहाल नहीं किया है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है। और ये बहुत ही आनंदित टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है। इसको कवर करेंगे आज हम लोग, थोड़ा स्पीड में चलने वाले हैं। क्यों स्पीड? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रिवीजन, दिवाली का समय है और इसके साथ साथ जो है आपके एग्जाम्स भी सामने आ रही है, तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, राइट गाइस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? भाई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं तब ऑफर करते हैं, एक्सेप्टेंस होता है, देन उसके बाद में बनता है एग्रीमेंट, राइट। तब बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बाद में सर, एग्रीमेंट के बाद में हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर में कंसीडरेशन था कि नहीं था, इसके अंदर में लीगैलिटी था कि नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें करने के बाद में फाइनली हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट से भाई आता है आपके ऊपर में ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर में कोई दायित्व आ जाता है, कोई कर्तव्य आ जाता है, उस कर्तव्य का निर्वाह आपको करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मान लो आप खड़े हैं और आपके ऊपर में कोई कर्तव्य डाल दे, राइट, कोई ऑब्लिगेशन डाल दे, ठीक है। और ये ऑब्लिगेशन कैसा कि आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो आपके ऊपर में कोई भी दूसरी पार्टी केस कर सकती है, या फिर आपने जो है दायित्व को पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया तो आपको जो है डैमेजेस देने पड़ सकते हैं, राइट। मान लो भाई ये सभी चीजें तो किसके अंदर होती थी? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होती थी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और आपके ऊपर में आ गया कोई दायित्व और वो आपने पूरा नहीं किया, तो आपको भरने पड़ सकते हैं डैमेजेस। इस तरह की ये विपरीत परिस्थिति, मतलब विपरीत नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अजीब सी परिस्थिति को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जैसी परिस्थिति, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जैसी परिस्थिति, यानी कि सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी का मतलब क्या होता है भाई? कॉजी का मतलब होता है सिमिलर टू, ठीक है। सो इट इज समथिंग विच इज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो हमने कुछ ऐसी स्थिति तैयार की जो कि सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट थी, और इसीलिए हमने कहा कि दो तरह की चीजें रहेगी, एक रहेगा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रहेगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले बेटा असेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ऐसे कोई भी असेंशियल्स प्रेजेंट नहीं है, नहीं रहता कोई ऑफर, नहीं रहता कोई एक्सेप्टेंस, सर बस बन गया। बन गया मतलब क्या बन गया, ठीक है। ये इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड मतलब क्या होता है भाई? इम्प्लाइड मतलब मान लो है, समझ में आया कि नहीं? इम्पोस्ट है, डाल दिया आपके ऊपर में। क्या बात कर रहे हो? जैसे किसी को भी ना, कोई अच्छे आदमी को जो है जेल में उठा के डाल देते हैं, राइट, उसी तरह से डाल दिया अंदर, समझ में आया कि नहीं? इम्पोस्ट। लेकिन दोस्तों ये इम्पोज्ड बाय लॉ है, ठीक है, पार्लियामेंट ने पास किया गया लॉ है, राइट। किसी सरकार द्वारा जो है चलाई गई रणनीति नहीं है दबाने की, आवाजों को जो है कमजोर करने की, राइट गाइस। तो इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ सर्वोपरि बेटा, लॉ सबसे ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, राइट। तो लॉ कहता है कि तुम्हारा नाम राजेश है तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा बेटा? राजेश हो जाएगा। तुम्हारा नाम गणेश है तो क्या हो जाएगा बेटा? गणेश हो जाएगा। बात खत्म, पैसा खत्म, राइट गाइस। तो क्यों सर? मैंने तो अपने माँ बाप को नहीं बोला कभी, मेरे माँ बाप ने तो कभी मेरा नाम ये नहीं रखा, तो भी लॉ कहता है कि मेरा नाम राजेश तो मेरा नाम राजेश, हाँ जी, डीम टू बी राजेश, बस बात खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो लॉ उसी तरह से
कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस को कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑब्लिगेशंस बना देता है कि आपने फुलफिल नहीं किया तो पार्टी आपसे क्या क्लेम कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है। तो टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन देखेंगे तो किस तरह की ऑब्लिगेशन है, इम्पोज बाय लॉ एंड द रियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कोई इम्पोजिशन ऑफ द लॉ नहीं होता है। पार्टीज हाथ मिलाती है, पैर मिलाती है, गले मिलाती है और क्या करती है बेटा, एक दूसरे की कंसेंट से एक दूसरे के ऊपर में ऑब्लिगेशन डालती है। ऑब्वियसली डालने से पहले कुछ ना कुछ क्या रहता है, कंसिडरेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई हाथ मिलाओ, पैर मिलाओ, गले मिलाओ, राइट गाइस। और एक होता है बेटा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ले तेरे ऊपर में डाल दिया, ठीक है। किसने डाला, कानून ने डाला बेटा, कोई सरकार ने नहीं बेटा, किसी ने नहीं, कानून ने डाला है। कौन सा कानून है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो सेक्शन नंबर के अंदर में भी डाला है उसने, ठीक है, सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात बेटा इसके अंदर में करते हैं, क्या सर इंपॉर्टेंट बात बताइए। बहुत सिंपल है, देखिए ये जो वर्ड है ना कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट यूज्ड इन, ठीक है, इज नॉट यूज इन आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये यूज नहीं किया गया है। तो सर कैसा क्या, देखो भाई ये जो चीज है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज नहीं की गई है, तो मतलब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फिर कैसे बोलेंगे कि सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 जो है वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं, कैसे होते हैं बेटा, दिखते हैं, कॉन्शियसली कॉस्पिक्यूअस बोल सकते हैं आप इसको, ऐसा दिखते हैं कि भैया सेक्शन 68 से लेकर 72 में क्या है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉजी कॉन्ट्रैक्ट डालोगे आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिफाइन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, वो एक्यूरेसी नहीं आ पाती है उसके अंदर में, फिर कुछ एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते हैं उसके रिस्पेक्ट में, फिर केस लॉस होते हैं, फिर प्रॉब्लम जाती है। तो भाई इसीलिए इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया, ये चीज है ऐसा ऑब्लिगेशन है, 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 बात खत्म करो, पैसा हजम करो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, साफ साफ बोल देना भाई कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। The valid contract must contain certain essential elements such as offer acceptance, capacities to the contract, consideration and free consent। ऐसा होना चाहिए हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। लेकिन कभी कभी लॉ इम्प्लाई कर देता है कि एक प्रॉमिस इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी कंफर्मिंग द राइट इन द फेवर ऑफ द अदर पार्टी, एक किसी पार्टी के ऊपर में क्या डाल देता है, ऑब्लिगेशन डाल देता है, और किसी और पार्टी के ऊपर में एक उसको दे देता है राइट, जबकि वहां पे क्या नहीं था बेटा, न ऑफर था, न एक्सेप्टेंस था, न जेन्युइन कंसेंट था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना, कोई भी प्रॉमिस नहीं बना, सर कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी चाय है न जिसमें चाय पत्ती है, न पानी है, न दूध है, कुछ नहीं है भाई, समझ में है कि नहीं, बस चाय है, बस चाय है पी लो, चाय है पी लो, राइट। सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर में, लेकिन कोर्ट इसको क्या कहती है, इसको कुछ ऐसे रिलेशन कहती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के जैसे रिश्ते, ये ए और बी के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ता कहलाता है, ठीक है। रिसेम्बल्स का मतलब होता है जैसे कि, ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में रिश्ता बनता है वैसा ही इस तरह की चीज में रिश्ता बन जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बेटा सोशल रिलेशनशिप जो है किसी ना किसी तरह की ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करती है, तो वो वाली चीजें जो है किसके अंदर में आ जाएगी, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के अंदर में आ जाएगी। तो ज्यादा दूर नहीं जाते बेटा, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए रास्ते पर आपको किसी का आईफोन मिला, ठीक है, तो बेटा समझ लो अच्छी तरह से, ये आईफोन मिला तो आप लोग क्या करोगे, क्या आप इसको अपने पास रख लो, क्या आपके पास में आईफोन रखने का कोई अधिकार है। वो आईफोन तो तब आपका होगा ना जब आपने उसको खरीदा है, जब आपने उसको खरीदा है, ठीक है, खरीदा, देखो स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये द की मात्रा ऊपर नीचे देख लेना, ठीक है। तो खरीदा है, या फिर किसी ने आपको बेचा है, खरीदने के लिए तो सामने वाला बेचना पड़ेगा, या फिर सरकार ने आपको ऑप्शन में दिया है, राइट, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, या फिर खुद आपने इन्वेंट किया उसको, ठीक है। ये थोड़ा भारी हो गया सर, मैंने सोचा नहीं था कि आप ये इन्वेंट वाली बात करो, राइट। सो बेसिकली ना खरीदा है, ना बेचा है, ना ऑक्शन में लिया है, ना किसी ने गिफ्ट दिया है, और इन्वेंट है तो छोड़ ही दो सर, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर में वो आईफोन आपका हुआ क्या, इज दैट फोन योर्स, ठीक है, इज दैट फोन योर्स, नो इट्स नॉट योर, ठीक है। ये फोन अभी भी किसका था, जब किसका था बेटा, ट्रू ओनर का, उसी का फोन है, जब भी उसी का था, अभी भी उसी का रहेगा, ट्रू ओनर का ये फोन, ठीक है।
सो बेसिकली जो है आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपको रास्ते पर पड़ा हुआ फ़ोन वापस करना पड़ेगा, ठीक है? ये क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज़ वो कॉज़ी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? अगर आपने वो रास्ते वाला फ़ोन जो है वो यूज़ कर लिया पूरी तरह से, उसका पूरा बेनिफिट ले लिया, उसको बाद में बेच दिया, 50,000 में ये बिका, तो जब उसका ट्रू ओनर खोजते-खोजते आप तक आएगा, आपको उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ही विल क्लेम द मनी, ठीक है? तो ट्रू ओनर है वो आपसे क्या क्लेम करने वाला है? मनी क्लेम करने वाला है। सो इट इज़ अ राइट ऑफ मनी। एंड ऑब्वियसली अगर आपने उसको नहीं बेचा है तो वो आपसे मनी क्लेम नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे को जो है आईफोन ही दे दे, ठीक है? सो मनी तो वैसे आपसे क्लेम करेगा, लेकिन दो नॉट ऑलवेज, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है कुछ पैसा ही मांगेगा, ठीक है? वो कहेगा नहीं मुझे 50,000 रुपीज़ ही दे। वो आपसे हो सकता है कि गुड्स रिक्लेम कर दे, आपसे बोले कि गुड्स को जो है वापस कर दे, या तूने जो नुकसान पहुंचाया है वो गुड्स को जो है नुकसान जो कवर करके दे दे। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बट यू हैव टू गिव इट बैक, ठीक है? और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे क्या नहीं है क्या नहीं है। इसके बारे में जो है हम लोग ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, तो वो क्लास रेगुलर वाली तो आप ऑब्वियसली देख ही सकते हैं, लेकिन आप रिवाइज कर रहे हैं तो कुछ बातें जो है मैं आपको एक्स्ट्रा बता ही देता हूँ। भाई एक्चुअली क्या है ना, बच्चों के लिए आप उसको जो है 1.5x पे देखेंगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जल्दी कवर हो जाएगा। अगर ये लेक्चर 40 मिनट का है तो 20 मिनट में कवर हो जाएगा, 1 घंटे का है तो आधे घंटे में कवर हो जाएगा, ठीक है? सेकेंडली देखिए दोस्तों, इसके अंदर में डज नॉट अराइज बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की वजह से नहीं हो रहा है, बार बार बताऊंगा बेटा, इट इज इम्पोज बाय लॉ, ठीक है? नंबर 3 क्या कहता है बेटा? इट्स राइट अवेलेबल अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है? अगर शुरुआत में हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था राइट टू रैम, पढ़ा था एक चीज, और एक पढ़ा था राइट इन पर्सोनम, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है जरा मन में बताइएगा दोस्तों, ए आएगा कि बी आएगा, ठीक है? और अगर आपने मन में ठान लिया है क्या आएगा तो अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर में बताइए कि ए आएगा कि बी आएगा। ना ऑब्वियसली आप सब लोगों ने जो है, अधिकतर लोगों ने बोला है बी, यानी कि राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एंटर करते हैं तो उस पर्सन के अगेंस्ट में आपको मिल जाता है एक अधिकार, एक राइट मिल जाता है, ठीक है? और यही आपको मिलता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। सो इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग द राइट अगेंस्ट अ होल वर्ल्ड? No, it is not creating the right against the whole world. It is creating a right against a particular person. ठीक है? It is giving the right to the true owner against the finder of the goods. ठीक है? फाइंडर ऑफ द गुड्स कौन है बेटा? जिसको आईफोन मिला, उसके अगेंस्ट में किसके पास में राइट आ गया? ट्रू ओनर को एक राइट आ गया, ठीक है? तो आप हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से केसेस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 तक जो है हमको इसमें बात करनी है। सेक्शन नंबर 68 टू सेक्शन नंबर 72, इन सभी सेक्शंस के अंदर में जो है बेसिकली बातें कही गई है। तो सबसे पहले आ जाता है बेटा, इट इज क्लेम फॉर नेसेसरीज। सेकेंड आ जाता है बेटा पेमेंट फॉर द इंटरेस्टेड पर्सन। थर्ड आ जाता है बेटा, ये आता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। फिर आ जाता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स, और लास्ट आ जाता है बेटा मनी मेड और पेड बाय मिस्टेक और कोर्शन, राइट? तो अभी मैं आपको कुछ नैतिक बातें सिखाने वाला हूँ, ठीक है? नैतिक बात सिखाएंगे बेटा, और यहाँ पर छोटा सा आपको दिखेगा शायद, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा बड़ा ही कर देते ना, क्यों ना करें हम लोग बड़ा, ठीक है? ठीक है, क्यों ना हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है? जरा इसको जो है बंद होने जो रुक गया पूरी तरह से, ठीक है? सो बेसिकली दोस्तों आप देखेंगे, नैतिक, नैतिक मतलब वो अक्षरा वाला नैतिक नहीं बोल रहा हूँ जो कि कहाँ पे आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है? वो वाले नैतिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रुक गया लगता है पूरी तरह से, ठीक है? सो एनीवेज विल सी दैट, ठीक है? सो बेसिकली जो है नैतिक वाले अक्षरा की बात नहीं कर रहा हूँ। नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि भैया किसी और के घर पे इतना मत खाओ कि सामने वाला जो है नेक्स्ट टाइम आपको बिल दे दे, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब, यू आर नॉट अलाउड टू गेट एनरिच एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। आप किसी और के खर्चे पे रिच नहीं हो सकते। या देखो यहाँ पर लिखा भी है, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है? ये गोल गोल है, नो मैन मस्ट ग्रो रिच ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर्स लॉस। किसी और का लॉस हो रहा है और आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये इक्विटी की बात नहीं है, ये न्याय संगत बात नहीं है, ये कॉन्शाइस में नहीं बैठती है, आपके जो है मोरल में नहीं बैठती, आपके विवेक में नहीं बैठती, ठीक है? सर बहुत भारी भारी वर्ड्स हो गए, हमको बताओ कोई एग्जाम्पल देख। बाजू वाले ने पिज्जा मंगवाया और आपके घर पे गलती से डिलीवर हो गया, और आपने मजे से पिज्जा खा लिया, आपने सोचा फ्री का है खा लेते हैं, राइट? बताइए दोस्तों, आपको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे?
ऑब्वियसली आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इतना खतरनाक है कि आज के समय में आप देखिए कि मान लो आप 4 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, डिनर करने के लिए, और चारों लोग जो है खाना खा रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो आपको भी कॉन्ट्री करना पड़ेगा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर अगर आपके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड टू गेट एनरिच एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, ठीक है। तो अब ये जो मैंने होटल वाली बात की, क्या ये लॉ के अंदर में है? तो ये हमको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 68 से लेकर सेक्शन नंबर 72 के अंदर में है कि नहीं, ठीक है। तो हम एक एक जो है सेक्शन पढ़ेंगे और उस एक एक सेक्शन के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये लॉ के अंदर में है कि नहीं है, ठीक है। नहीं रहेगा तो अच्छी बात है, रहेगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बस सिंपली जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर में मेरे को बता सकते हैं कि इज इट देयर और नॉट, ठीक है। इफ इट इज देयर देन दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 के अंदर में है कि नहीं, ठीक है। एक बार जो है पीपीटी बंद हो गया तो मैं जो इसको वापस चालू कर देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत तो नहीं गई, ठीक है, राइट। सो खुल जा सिम। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेक्शन नंबर 68 पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, याद तो रखना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में आपको लिखना है। कुछ टीचर्स जो है उसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे आग्रह है कि एमसीक्यू सॉल्व करने से बच्चे का थोड़ा सा माइंड शार्प होगा, लेकिन एग्जाम में वो कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप एमसीक्यू सॉल्व मत कराइए स्टूडेंट से, आप जो है उसको कहिए कि वो जो है प्रैक्टिस करे, क्वेश्चंस को लिख कर देखने की कोशिश करे और उसी से उसको जो है ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो पहला देखिए दोस्तों क्या है, अब कुछ बातें और बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने जो है, हो सकता है किसी बच्चा कोई पूछे कि सर देखो बेटा इसको क्या कहते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आती है, राइट। वो किस तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है बेटा, दोस आर फ्रिक्शनल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। क्या कहते हैं बेटा, फ्रिक्शनल, वो सच में नहीं है लेकिन आ गई, ठीक है। तो फ्रिक्शनल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हम उसको कहते हैं, ये पॉइंट रह गया था तो मैं आपको बता दिया, फ्रिक्शनल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। चलिए, तो बात चल रही थी बेटा होटल में आप लोग 4 लोग गए हैं और 4 लोग वहां पर बैठे हैं और आपने जो है सब लोगों ने साथ में जो है खाना खाया है, तो सबको कॉन्ट्री करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तो है, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या ये हमारे लॉ के अंदर में आता है, क्या ये सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 के अंदर में आता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेटा बेसिकली जो है किसी और ने इसका जो पैसा दिया, राइट, वो अपनी मर्जी से दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आपसे पैसे मांग सकता है, राइट, इसको हम समझेंगे। तो इसको समझना बहुत आसान है, अगर मैं करता हूँ बेटा अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल के बेसिस पर, तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये हमारे लॉ के अंदर में है, क्या ये सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 के अंदर में है, वो जानना चाहता चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा सबसे पहले देखते हैं, क्लेम फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू द पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो बेटा यहाँ पर सब लोग जो है माइनर पे आके रुक जाते हैं। इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर में माइनर भी आता है, अनसाउंड पर्सन भी आता है, या फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड भी आता है, राइट। तो अगर आपने उसको क्या सप्लाई किया बेटा, नेसेसरीज। नेसेसरीज का मतलब होता है नॉट द लग्जरीज, राइट। उसको आपने खाने पीने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, शेल्टर प्रोवाइड किया, तो आप इनकी प्रॉपर्टी में से वसूल कर सकते हैं। पहले भी माइनर वाले चैप्टर में हो चुका है, आप उनकी प्रॉपर्टी में से वसूल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई रिकवरी भी होने वाली नहीं है, आपका पैसा डूब गया, राइट गाइस। तो आपको सड़क पे कोई माइनर दिख रहा है बेटा, अंबानी का लड़का, छोटा लड़का जब छोटा था भग गया था मान लो, ठीक है, और आपको वो दिखा और आपने उसको खाना दाना सब कुछ प्रोवाइड किया, आपने उसके ऊपर में कुछ 10 से 20 हज़ार रुपए खर्च किए, तो क्या अंबानी जो है, अंबानी के जो लड़के के नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी, उसके लड़के के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो क्या उससे आप वसूल कर सकते हो? द आंसर इज यस, आप उसकी प्रॉपर्टी में से, उसकी स्टेट में से वसूल कर सकते हो। लेकिन क्या आप उसको बोल सकते हो कि तेरे लड़के को मैंने इतना सब कुछ दिया, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो मेरे घर में जो है अगले 6 महीने तक काम करेगा, ही वुड बी स्लेव, राइट। उसको जो है नौकरी करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो आप इस तरह का जो है नहीं कर सकते हो, राइट। अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें से ही वसूल कर सकते हो, अदरवाइज आप वसूल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक पर्पस है, पर्पस ये है कि भाई
बेसिकली जो है मैंने दया धर्म के हिसाब से जो है चीज़ें सप्लाई की, लेकिन सामने वाले के पास प्रॉपर्टी है तो मुझे अधिकार होना चाहिए कि मैं उससे वसूल लूँ पूरा का पूरा, ठीक है। और सेकंड ये होता है कि सामने वाले के पास में प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन दया धर्म का काम जो है रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई ज़्यादा दया कर दे तो उसके बाद में उसको जो है एहसान एहसान के अंदर में डाल दे पूरी तरह से, तो वो उसकी बात हमेशा मानेगा। तो कानून जो है ऐसा नहीं बनना चाहिए कि एहसान वाली बातें चले, राइट। जैसे किसी जमाने के अंदर में जो है कटप्पा के ऊपर में जो है माहेश्वती वाले लोगों ने क्या किया था, कोई एहसान किया था, और उसकी वजह से कटप्पा ने कह दिया कि अब से हमारी जो पूरी की पूरी जनरेशन रहेगी वो हमेशा आपकी गुलाम रहेगी। गलत है। क्या लॉ इसको एनफोर्स करेगा? लॉ इसको एनफोर्स नहीं करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी प्रॉपर्टी में से वसूल कर सकते हैं पैसा, लेकिन आप उससे पर्सनली जो है कोई भी काम नहीं करवा सकते, राइट। पर्सनली कोई भी काम नहीं करवा सकते। नहीं तो बेटा अगर लॉ इसको रिकॉग्नाइज कर दे कि भैया आप उससे पर्सनल वादा ले सकते हो, पर्सनल काम करा सकते हो, तो बाहुबली वाला काम हो जाएगा बेटा। पुश्तों तक जो है जनरेशंस काम करेगी, और ये गलत जो है चीज़ें देश के अंदर में वापस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल जो है काफ़ी मैंने समझाए। नेक्स्ट वाला लेते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 क्या कहता है, ठीक है। इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें है अपने फायदे के लिए, ठीक है। क्या कह रहा हूँ बेटा? अपने फायदे के लिए। अपना फायदा देखो बेटा, अपना फायदा, ठीक है। सो हमारे फायदे के लिए हमने किसी और का लीगल पेमेंट किया, किसी और का लीगल पेमेंट किया, ठीक है। somebody else was liable to pay that sum, ठीक है। लीगल पेमेंट, इलीगल पेमेंट नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बेटा? लीगल पेमेंट, ठीक है। किसके फायदे के लिए? खुद के फायदे के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, राइट। और ये घर में एक पाइपलाइन जो है इस घर से निकलती है, ये कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन है बेटा, यहाँ से पानी आता है। अब क्योंकि पुराना ज़माना था और हमने सोचा कि पाइप का जो है वाटर का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो हमने जो है साथ में कनेक्शन ले लिया, ठीक है। साथ में कनेक्शन हो गया, उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि अलग अलग कनेक्शन ले लो, तो अब बिल जो है इसका अलग आने लग गया, इसका बिल अलग आने लग गया, राइट। अब हुआ ये कि ये बिल जो है क्या हो गया? कट्टस हो गया, क्योंकि सामने वाले ने पैसा नहीं भरा। मान लो इसका नाम है ए ने पैसा नहीं भरा, और इसकी वजह से जो है किसकी पत्नी परेशान हो रही है बेटा? बी की पत्नी परेशान हो रही है, क्योंकि पानी नहीं आएगा तो बहुत सारी एक्टिविटीज रुक जाती है। आप खुद ही सोच सकते हो बेटा, ठीक है। ज़्यादा मत सोचना बेटा, नहीं तो उल्टियाँ आ सकती है, ओके। सो बेसिकली दोस्तों ये ए जो है ये चले गया है फॉरेन, और ये भूल गया है, और साथ ही साथ क्योंकि रोमिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसने अपना मोबाइल भी जो है स्विच करके रखा है, स्विच ऑफ करके रखा है, ठीक है। वहाँ पे ऑरेंज का जो है जो बिल था बेटा, ऑरेंज कंपनी जो कि वहाँ पर है, ठीक है, तो उसका भी जो है वो नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसकी वजह से जो है इसको फ़ोन नहीं लगाया जा पा रहा है, ठीक है। तो अपना बी क्या करता है, ठीक है। बी बेटा दुनिया से लड़ लेगा, ठीक है, लेकिन पत्नी के सामने जो है उसकी कुछ नहीं चलती। जल्दी से जल्दी क्या करते बेटा? पत्नी को खुश करने के लिए वो अपने जाली दुश्मन किसका बेटा? ए का बिल भर देता है, राइट। ओके एवरीवन। अब ए वापस आता है, ठीक है, बी उसको घूरता है, ठीक है। फिर बी उसको बताता है कि भाई तूने जो है पानी का बिल नहीं चुकाया था, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशन वाले जो है पाइपलाइन बंद करके चले गए थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारा बिल चुकाया, अब मुझे तुम पैसे दो। बी बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, ए तुमको पैसे देने पड़ेंगे, राइट। ए बोलता है भाई तूने मेरे से बात की, तूने मेरे से पूछना चाहिए था, ऑफर करना चाहिए था, एक्सेप्टेंस करना चाहिए था। ना ऑफर हुआ, ना एक्सेप्टेंस हुआ, ना कंसीडरेशन थी, ना एग्रीमेंट थी, तो काय का पैसा, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए काम करता है सेक्शन नंबर 69, ठीक है। और सेक्शन नंबर 69 कहता है कि अगर किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने, यानी कि जिसको फायदा होने वाला है अपने फायदे के लिए, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने अपने फायदे के लिए किसी और का लीगल पेमेंट दिया है, अदर पर्सन शुड बी बाउंड बाय लॉ टू पे, ठीक है। लीगल पेमेंट मतलब बाउंड बाय लॉ टू पे। तो ऐसे केस के अंदर में ये जो अपने फायदे के लिए बंदे ने पैसे पे किए ना, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट रीइंबर्स्ड बाय द अदर। यानी कि इस केस के अंदर में देखो, हमारे बी ने अपने फायदे के लिए ए का पैसे का भुगतान किया, इसको ये पैसे पे करने ही थे, ठीक है। इसके पैसे नहीं पे करने पर किसको नुकसान हो रहा है बेटा? बी को नुकसान हो रहा है। अब ऐसे केस के अंदर में हमारा लॉ कहता है कि भले ही इसके अंदर में ना ऑफर हुआ, ना एक्सेप्टेंस हुआ, ना कंसीडरेशन हुआ, ना एग्रीमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, राइट, तो भी ये क्या बन गया? ये एक ऑब्लिगेशन बन गया, ठीक है। लॉ ये नहीं कहता कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तो हमने ये टर्म लेकर आए विदेशों से, समझ में है कि नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे ए के ऊपर में क्या बन गया बेटा, ऑब्लिगेशन बन गया। ऑब्लिगेशन क्या बन गया कि वो किसको रीइंबर्स करे बेटा, बी को वो रीइंबर्स करे। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर में बेटा इस तरह का क्वेश्चन तो मेरे को नहीं लगता कि जो मैंने बताया वो आएगा एग्जाम में, इस तरह की चीजें आएगी। ठीक है, जहां पर आपका लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड, ये पूरा पढ़ना बेटा, पूरी तरह से नहीं समझाऊंगा, टाइम लग जाएगा बहुत। ठीक है, जहां पर आपके लैंडलॉर्ड ने टैक्सेस नहीं भरे, ठीक है, आपने उस लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया, 10 साल का रेंट दे दिया, लेकिन उस लैंडलॉर्ड ने क्या नहीं भरा, टैक्सेस नहीं भरे। गवर्नमेंट उस लैंड को क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है। गवर्नमेंट को आपसे मतलब थोड़े है, टीनेंट से मतलब थोड़ी ना है। टीनेंट मतलब कौन होता है बेटा, जिस घर में हम किराएदार है ना बेटा, वो टीनेंट कहलाता है। ठीक है, तो उस घर पर या फिर उस लैंड पर जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए। गवर्नमेंट को आपसे मतलब नहीं, और लैंड को बेचने के लिए एडवर्टाइज कर चुकी है, ऑक्शन कर रही है, राइट गाइस। अगर ये लैंड गया तो 10 साल का मेरा रेंट जो है वो भी चला जाएगा। मैं वसूल कर सकता हूँ लैंडलॉर्ड से, हाँ, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन जाएगा। क्या कहना है आपको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? आप ही बताइए दोस्तों, क्या ज्यादा बेटर है, प्रिवेंशन बेटर है कि क्योर ज्यादा बेटर है? नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर में बताइए। देखिए क्योर क्या है, इसके ऊपर में रेंट करना रहेगा। अरे आप जो है थोड़ा पॉज किया कर, तो कभी कभी तो वीडियो पॉज किया करो यार, कभी कभी तो वीडियो पॉज किया करो, वीडियो पॉज करो और वहां पे लिखो। ठीक है, प्रिवेंशन और क्योर। ठीक है, ओके। तो अब देखो बेटा, अब क्योर क्या है, क्योर ये है कि वो बंदा इसके ऊपर केस कर सकता है, रेंट वापस ले सकता है, लेकिन इसका धंधा अटक जाएगा, सब कुछ अटक जाएगा, दिल की बीमारी अलग चल रही, कोरोना अलग चल रहा है। और बेटा यहाँ पर गवर्नमेंट देखो बेटा, गवर्नमेंट को तो बस टैक्सेस चाहिए, हर गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए सबको टैक्सेस चाहिए, भर भर के टैक्सेस चाहिए। तो हमारा टीनेन क्या करे बेचारा, ये क्या करते थे बेटा, ये टैक्सेस को भर देता है ताकि जो है जमीन बिकने से बच जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट खुशी खुशी टैक्स ले लेती है और ये एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर देती है। तो बताइए हमारे टीनेंट ने किसके फायदे के लिए किया, ठीक है, लैंडलॉर्ड के लिए फायदे के लिए किया कि खुद के फायदे के लिए किया? बेटा खुद के फायदे के लिए। उसने किसका लीगल पेमेंट दिया, लैंडलॉर्ड का। तो टीनेंट अब जो है इससे रेंट वापस या फिर बड़े कारनामे की बात नहीं करेगा, इससे जो है इसके ऊपर केस कर सकता है, काय के लिए बेटा, टैक्सेस के। ठीक है, लैंडलॉर्ड बोलेगा मेरे से पूछा क्या ऑफर था, कोई एक्सेप्टेंस था क्या, हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट था? भाई तो एग्रीमेंट कर ना कर, यहाँ क्या लग गया है, सेक्शन नंबर 69 लग गया है। और सेक्शन नंबर 69 कहता है कि भाई पैसे तो मैं लेकर, पैसे तो मैं वसूल कर। ठीक है, टेक बॉर्डर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर होगा। लेट मी जस्ट सी वॉइस इज शुड नॉट, okay, so it is comfortable, right? Just wait. Right, अब आ जाता है बेटा सेक्शन नंबर 70। ठीक है, तो अभी भी हमारा वो लागू है बेटा कि हम लोग जो है होटल में गए, 4 दोस्त साथ में मिलके खा रहे हैं, तो क्या हमको जो है उसका पैसा देना पड़ेगा? तो क्या वो सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 के अंदर में आता है कि नहीं आता? तो 68 के अंदर में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 69 के अंदर में भी नहीं। ओके, तो देखते हैं 70 के अंदर। ठीक है, 70 के अंदर में कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटुशियस एक्ट। बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के, नॉन ग्रेटुशियस का मतलब क्या होता है? ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। बेटा नॉन ग्रेटुशियस का मतलब क्या होता है? नॉन ग्रेटुशियस का मतलब होता है फॉर प्रॉफिट, कमर्शियल पर्पस। ठीक है, और ग्रेटुशियस का मतलब क्या होता है सर? ग्रेटुशियस का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते उसको बोलते हैं ग्रेटुशियस। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने जो है कोई इंटेंशन, उसका क्या है बेटा, कमर्शियल बिजनेस करने का इंटेंशन है। ठीक है, ओके, तो फॉर एग्जांपल रसगुल्ले की दुकान पे आप गए और उसके जो एकदम फ्रंट में जो है अच्छे अच्छे गोल गोल रसगुल्ले पड़े थे, आपने उठा के एक खा लिया। ठीक है, आपको लगा कि इस बंदे ने टेस्ट करने के लिए रखे होंगे, लेकिन आपने जो है 2-3 रसगुल्ले गटका लिए और उसके बाद में दुकानदार आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं? भैया कोई ऑफर हुआ, भैया कोई एक्सेप्टेंस हुआ, भैया कोई एग्रीमेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो काय के पैसे। ठीक है, लेकिन बात ध्यान रखिए बेटा,
वो जो भैया है आपका, वो किस चीज के लिए काम कर रहा था बेटा? नॉन ग्रेटिशियस एक्टिविटी कर रहा था। और क्योंकि वो नॉन ग्रेटिशियस एक्टिविटी कर रहा था, इसीलिए सेक्शन नंबर 70 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 70 कहता है कि अगर कोई इंसान प्रॉफिट और कमर्शियल पर्पस के लिए जो है काम कर रहा है और आपने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का बेनिफिट लिया, आपने रसगुल्लों का बेनिफिट नहीं लिया, हाँ आपने बेनिफिट लिया, तो आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन? वो बंदा लॉफुली लीगली काम कर रहा था, वो ये नहीं कि वो रसगुल्ले फेंक रहा था, राइट? उसने वो रसगुल्ले जो है ऐसे बाहर जो है गाय बकरी के खाने के लिए नहीं रखे थे, वो लॉफुली वो काम कर रहा था। या फिर पिज्जा वाले ने लॉफुली जो है आपके घर में डिलीवरी दी, आपके घर में थमा के नहीं चले गया, लॉफुली आपके घर में डिलीवरी दी, लेकिन पिज्जा आपका नहीं था, पिज्जा तो बाजू वाले का था। ठीक है? वो बंदा कमर्शियल पर्पस के लिए वो सब काम कर रहा था और तुमने उसका क्या लिया बेटा? बेनिफिट लिया, तो पैसा तो चुकाना पड़ेगा। सर हम मंदिर में गए, मंदिर में लड्डू बट रहे थे, हमको एक लड्डू एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या हमको उसके एक लड्डू एक्स्ट्रा का पैसा देना पड़ेगा? नहीं, उस एक एक्स्ट्रा लड्डू का पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज मंदिर वाले लोग कैसे काम कर रहे थे? ग्रेटिशियसली काम कर रहे थे। ठीक है? तो दान धर्म में ज्यादा मिल गया तो रख लो अपने पास में, लेकिन अगर कोई बंदा कमर्शियल पर्पस के लिए काम कर रहा है तो आपको जो है उतना ही पैसा चुकाना पड़ेगा जो उसकी रियल वैल्यू है। ठीक है? तो ये बात आपको समझ नहीं अच्छी तरीके से? ठीक है? तो एक बंदा जो है सेल्स पर्सन जो है आपके घर पर आता है, कुछ चीजें जो है आपके घर पे छोड़ के चले जाता है, या फिर आपने उसे 2 चीजें ली, वो आपको 3 देकर चले जाता है, तो क्या वो एक चीज वापस लेने के लिए आपके पास में आ सकता है? द आंसर इज यस, वो बंदा वापस आ सकता है, वो एक चीज आपसे वापस लेकर जा सकता है। ठीक है? तो आई होप इट इज क्लियर। सेक्शन नंबर 70 बहुत ही सिंपल था आप सब लोगों के लिए। अब आते बेटा सेक्शन नंबर 71 पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है? सेक्शन नंबर 71 किसकी बात करता है बेटा? फाइंडर ऑफ द गुड्स की बात करता है। और ध्यान रखिए, अगर मैंने आपको कोई चीज दी है रखने के लिए, कुछ समय के लिए रखने के लिए दी है, और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाए उसके बाद में आप मुझे वापस कर देंगे, ठीक है? तो मैं बन जाऊंगा बेटा बेलर और आप बन जाओगे बेटा बेली। ठीक है? मान लो भाई आपने अपनी बाइक जो है अपने दोस्त को दी, ठीक है? तो उस दोस्त ने क्या करना चाहिए? उस बाइक का ख्याल रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। ठीक है? टाके कारे भी बोलते हैं काफी लोग इसको। ठीक है? टाके कारे, राइट गाइस? तो टेक केयर लेना चाहिए, संभालना चाहिए उसको, जो है हर तरह की विपरीत परिस्थितियों से जो है दूर रखना चाहिए। ठीक है? अगर उसमें पेट्रोल की थोड़ी बहुत जरूरत रहती है तो पेट्रोल भी भरवा देना चाहिए। 50 रुपए का पेट्रोल भर के जो है वो दोस्त आपको बोलेगा मैं तेरी गाड़ी के अंदर में 50 रुपए का पेट्रोल भरा था, मेरे को दे पैसे। यस, ये उसको करना पड़ेगा। तो बेली की ये क्या रहती है बेटा? ये एथिक्स है, आपको पता है बेटा। घर में आजू बाजू वालों के साथ में कहीं ना कहीं ऑफिस वगैरह में कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है, एंड देन ही सेज थोड़ी देर के लिए संभाल के रखना है। ठीक है? तो आप जो जो नॉर्मल इंसान, जो कॉमन सेंस वाला इंसान है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला इंसान है, उस चीज की थोड़ी तो केयर करेगा ही ना, ऑब्वियसली। ठीक है? कोई बंदा जो है कुत्ता देकर गया अपना, ठीक है, डॉगी आपके पास में रख कर गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उसको खाना खिलाओगे। अब पता चला आपने जो है उसको मस्त से जो है उसके ऊपर में घोड़ा गाड़ी करके जो है पूरा उसका सत्यानाश कर दिया, खिलाया पिलाया नहीं, बेचारा बीमार हो गया डॉगी, मारपीट कर रहे डॉगी के साथ में, तो फिर भैया आपके ऊपर में केस चलेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते अरे ये तो एहसान फरामोशी है, एक तो संभालो भी उसके बाद में जो है हमारे ऊपर ही नहीं। आपको कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है? ओके? आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो चीजें अपने लिए यूज नहीं कर सकते। जैसा बेलर ने बोला है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है? और आपको जो है वो गुड्स वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाले ने आपको सेल नहीं किया है, उसने तो सिर्फ आपको रखने के लिए दिया है। ठीक है? पर सर ये तो तब ना जब सामने वाला था, अगर सामने वाला नहीं हो तो सुनो बेटा ध्यान से। ठीक है? जब सामने वाला नहीं हो और किसी की चीज आपको मिली है, भाई रास्ते पर क्या मिला बेटा? आईफोन आपको मिला, राइट? तो आप बेसिकली क्या बन जाएंगे? आप बन जाएंगे फाइंडर ऑफ द गुड्स, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक उसी तरह से रहेगी जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? बेली की रहती है। आपको, अगर आपने उस गुड्स को कस्टडी में लिया है तो आपको उसकी केयर लेनी पड़ेगी, उसे किसी और को नहीं देना है, राइट? और समय पर जब वो ट्रू ओनर मिल जाएगा, वो ढूंढते ढूंढते आएगा या फिर आप उसको ढूंढेंगे, राइट, तो आपको उसकी वस्तुएं वापस करनी। ठीक है? अब इसके अंदर में ध्यान रखिए, कुछ बातें हैं वो आपको जो है समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है? एक तो इस पर्टिकुलर चीज का जो है किस तरह का नेचर है, वो कैसा हो सकता है बेटा? ड्यूरेबल हो सकता है या फिर पेरिशेबल हो सकता है। ठीक है? ड्यूरेबल का ही मतलब होता है बेटा नॉन पेरिशेबल। ठीक है?
जैसे आपको मोबाइल मिल गया तो कैसा है बेटा, ड्यूरेबल है, ठीक है। और पेरिशेबल का मतलब कैसा हो गया, जैसे आलू टमाटर प्याज वगैरह मिल गया, ठीक है, जो खराब हो सकता है, किसी के दूध का पैकेट मिल गया, किसी का पनीर का पैकेट मिल गया, ठीक है, जो खराब हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, जो पेरिशेबल गुड्स है ना उसको इमीडिएटली सेल कर सकते हो, यू कैन सेल दैट इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली या थोड़ा सा वेट करके, रीजनेबल टाइम के लिए वेट करके उसको सेल कर सकते हो। फिर सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा आपको ट्रू ओनर उसका मिलता है, या फिर ट्रू ओनर आपको खोजते खोजते आता है तो आप उसको पैसा दे सकते हो, राइट। अब बाकी सभी चीज़ों के लिए क्या हो सकता है बेटा, ड्यूरेबल चीज़ें हैं तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े। फॉर एग्जांपल आपको किसी का जो है सोने का घड़ी मिल जाए या फिर जो है सोने का हार मिल जाए, तो आपको हो सकता है कि बैंक के लॉकर में रखना पड़े, तो बैंक के लॉकर का कुछ खर्चा आएगा। अब मान लीजिए दोस्तों वो वस्तु कितने की थी बेटा, 600 रुपए की थी, और आपका खर्चा जो है 2/3 से भी ज़्यादा हो गया, 400 रुपए से भी ज़्यादा हो गया। तो लॉ आपको परमिट करता है कि भैया आप इस चीज को जो है सेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके लॉफुल खर्चे जो है 2/3 से ज्यादा हो गए, ठीक है। सेल कर दिया आपने, कितने में बिकेगा, 600 में बिकेगा, कितने का खर्चा किया बेटा, 400, तो आप कितना पैसा वापस देंगे बेटा, 200 रुपए वापस देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आपने उस ट्रू ओनर को खोजने के लिए खर्चा किया है तो आप जो है उससे खर्चे की डिमांड कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, खर्चे की डिमांड कर सकते हो, जब तक वो बंदा जो है उस गुड्स को प्रिजर्व करने का, गुड्स को जो है रखने का, रिटेन करने का, प्रिजर्व करने का खर्चा नहीं देता, या फिर ट्रू ओनर को जो है खोजने का खर्चा नहीं देता है, ट्रू ओनर फाइंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रू ओनर फाइंडिंग एक्सपेंसेस नहीं देता है, तब तक आप गुड्स पे क्या कर सकते हैं बेटा, लाइन रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा, लाइन रख सकते हैं। लाइन का मतलब होता है जब तक पैसा नहीं देगा तब तक ये गुड्स मैं अपने पास में रिटेन करके रखूंगा, लेकिन ध्यान में बेटा इस पैसे को रिकवर करने के लिए, इन एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए आप लोग केस नहीं कर सकते, नो केस। सर क्यों, कि भाई केस तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। गुड्स रखो ना अपने पास में, तब तक रखो बेटा जब तक सामने वाला बंदा जो है उसके पैसे नहीं देता, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस 2/3 से ज़्यादा बढ़ गए तो बेच दो, बेच के जितना भी पैसा है उसको दे दो, सिंपल सी बात, राइट। एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि ट्रू ओनर आपको जानता नहीं है, ठीक है, ट्रू ओनर जानता नहीं है, लेकिन उसने एक रिवॉर्ड घोषित किया, उसने बोला कि जिसको भी ये गुड्स मिलेंगे मैं उसको जो है 50,000 रुपीज दूंगा। ट्रू ओनर ने अगर ये रिवॉर्ड घोषित किया और आपने ट्रू ओनर को ये गुड्स दिए, तो उसके बाद में आप किसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं, आप उस रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। तो आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सूट किसके लिए फाइल कर सकते हैं, इट इज ओनली फॉर द क्लेमिंग ऑफ द रिवॉर्ड्स इफ एनी अनाउंस्ड बाय द ट्रू ओनर, ठीक है। बट कैन यू फाइल द सूट फॉर द एक्सपेंसेस, टू रिकवर द एक्सपेंसेस ऑफ प्रिजर्विंग दैट गुड्स, तो आंसर रहेगा नो। You cannot file a suit for the preservation of the goods or finding the true owner, but you can file a suit for the reward if any announced by the true, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब बातें मैंने इसके अंदर में बता दी आप लोगों को, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन एंड दैट इज सेक्शन नंबर 72, ठीक है। अभी भी डाइनिंग टेबल की बात चल रही बेटा, तो डाइनिंग टेबल पे जो आप लोग साथ में खाना खाते हो, ठीक है, और आपके बीच में एक इनफॉर्मल सा जो है कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि कौन पैसे भरने वाला है या फिर कॉन्ट्री वगैरह होने वाला है, वॉट एवर, राइट। सो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से सोशल है, इसमें आपके झगड़े होंगे पूरे के पूरे, राइट। और उस केस के अंदर में होटल वाला क्या करेगा बेटा, होटल वाला आपको किस नज़र से देख रहा है बेटा, वो आपको जॉइंट प्रोमिसर्स की नज़र से देख रहा है। तो वो आप में से तीनों में से जो है पैसे अलग अलग करके ले सकता है, या फिर किसी एक से पूरा का पूरा पैसा वसूल कर सकता है, राइट। समझ में है कि नहीं। और ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, इम्प्लाइड तरह का एग्रीमेंट हो जाएगा आप सब लोगों के बीच में, इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाएगा आप सब लोगों के बीच में। लेकिन ये क्या नहीं कहलाएगा बेटा, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारे सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 में इस तरह की किसी भी चीज का वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। चलिए, ओके, दैट इज फॉर योर पर्पस। अगर आपने नीचे कमेंट दिया था लास्ट टाइम जब मैंने आपसे पूछा था तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट पढ़ते बेटा सेक्शन नंबर 72, और सेक्शन नंबर 72 कहता है कि गलती से अगर आपके पास में कुछ भी आ जाता है वापस करना पड़ेगा। अगर मैंने आपको डरा के धमका के आपको जो है बंदूक दिखा के कोई चीज़ ले ली, उसके बाद में जो है आप जो है वापस लेने के लिए आ रहे हैं और कोर्ट के रास्ते आ रहे हैं या फिर पुलिस के रास्ते आ रहे हैं, वॉट एवर रास्ते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वापस करना पड़ेगा। सो इफ आई रिसीव्ड एनीथिंग बाय मिस्टेक, डिमोनेटाइजेशन के समय हुआ था ना,
ठीक है, कुछ कुछ लोगों के अकाउंट में 10-10 करोड़ 100-100 करोड़ रुपए आ गए थे, राइट? ओके, मेरे अकाउंट में आते थे तो मैं चुपचाप बैठे रहता था घर पे, ठीक है, तो मोबाइल भी कहीं छुपा देता था, ठीक है, और मैं बोलता था अरे मैंने तो मोबाइल देखी नहीं, फिर 2-3 दिन के बाद मैं खुद ही जाता था, देखो भाई 100 करोड़ रुपए है, पता नहीं कहाँ से है, आप ले लो। हो सकता है उन 4-5 दिनों के अंदर में 100 करोड़ रुपए में जो है 3 से 4% का जो इंटरेस्ट रहता है वो 3-4 दिनों के लिए मिल जाए, तो वो भी आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा होगा, राइट? लेकिन दोस्तों ये 100 करोड़ रुपए गलती से आपके अकाउंट में आगे वापस करने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ गलती से आपके अकाउंट में आ जाती है तो आपको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है? सर हमने एक बार एयरटेल का रिचार्ज करवाया, 200 की जगह 400 रुपए है, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट टाइम फिर से हमने रिचार्ज करवाया ये सोच के कि 200 की जगह फिर से 400 का रिचार्ज आया, लेकिन एक्चुअली में जीरो आया। सर हमने कस्टमर केयर को इतना फोन किया, लेकिन मानते ही नहीं बात को। बहुत खराब कस्टमर केयर। नहीं बेटा, खराब कस्टमर केयर नहीं है, सेक्शन नंबर 72 है बेटा, तुम्हारे ऊपर में शनि के रूप में है बैठा हुआ, राइट? और ये क्या कहता है? ये कहता है भाई अकाउंट सीखो, ठीक है, तुमको जितने का पैसा दिया है तुमने उतने का तुमको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, राइट? गलती से आया। उसी तरह से अगर आपके ऊपर में मार धाड़ करके जो है कोई चीज़ छीन के लेकर चले जाते हैं, एग्रीमेंट भी नहीं होता है वहां पर, तो क्या वो चीज़ें वापस मिल सकती है? यस, आपको वो चीज़ें वापस मिल सकती, ठीक है। तो ये केस है बेटा, सेल्स टैक्स ऑफिसर वसई कन्हैया लाल AIR 1959 का ये केस है। और ये केस क्या कहता है? ये केस कहता है कि गलती से ज़्यादा टैक्सेस भर दिए, ज़्यादा टैक्सेस रिकवर कर दिए, तो क्या रिफंड मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। गलती से अगर आपने कुछ भी ज़्यादा भरा है तो आपको उसमें पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। हमने आज छोटा सा जो है लेक्चर लिया, पूरा का पूरा हमने इसको रिवाइज किया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर एंड I wish every one of you would be downloading the Unacademy Learning app and getting the subscription. अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, राइट? और किस चीज़ पे, किस टॉपिक के ऊपर में आपको रिवीजन चाहिए, लेट मी नो, तो दिवाली के बाद में हम जो है इसको जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, टाटा।